हेलो बच्चों, आप सभी का NCERT एग्जाम्पलर सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के। ठीक है बच्चों, तो आप लोग जैसे पहले वीडियो पर प्यार दिखाए वैसे इस वीडियो पर भी बहुत प्यार दिखाइएगा। तो चलते हैं बिना किसी देरी के आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारे सामने बेटा पहला क्वेश्चन कुछ यूँ है कि एमंग द फोर ग्राफ्स देयर इज only one graph for which average velocity over the time interval 0 to t can vanish for a suitably chosen t। कि यानी कि इन सभी ग्राफ में से अगर 0 टू t ड्यूरेशन की अगर हम बात करें, जहाँ पर t हम सुटेबली अगर चूज करें तो एवरेज वेलोसिटी हमारा वैनिश हो जाए, ऐसा इनमें से कौन सा ग्राफ है। तो देखो बच्चों, ऐसा ग्राफ हमको केवल ग्राफ बी में मिल रहा कि यहाँ पर टाइम कितना है, 0 है। अगर यहाँ से हम यहाँ तक की बात करें तो यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो कुछ है पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव में वैल्यू। और यहाँ से फिर यानी कि देखो मैक्सिमम वैल्यू कितना गया, इतना आगे गए, फिर यहाँ से वापस ग्राफ ऐसे बना, यानी कि जितना आगे गए उतना फिर रिटर्न होके वापस चले आए। ठीक, तो एक पर्टिकुलर यहाँ से इस ड्यूरेशन के लिए, यानी कि इस ड्यूरेशन को हम कितना मान लें, इस ड्यूरेशन को अगर हम t मान लें तो जितना आगे गए उतना ही फिर पीछे लौट के चले आए। तो इस 0 टू t ड्यूरेशन के बीच में नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी का जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि v एवरेज इज इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल, है ना, ये होता है टाइम इंटरवल। तो हमारे कहने का मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया और टाइम इंटरवल हमारा कुछ भी हो तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा एवरेज वेलोसिटी का, 0। तो इसको सबसे सुटेबली कौन रिप्रेजेंट कर रहा, ये ग्राफ बी। तो इसका सही जवाब हो गया हमारा ग्राफ बी। इसी तरीके से बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। लिखा है अ लिफ्ट इज कमिंग फ्रॉम 8th फ्लोर एंड जस्ट अबाउट टू रीच 4th फ्लोर टेकिंग ग्राउंड फ्लोर एज ओरिजिन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन अपवर्ड्स फॉर ऑल क्वांटिटीज। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यानी कि साफ साफ दे दिया कि एक लिफ्ट है जो कि 8th फ्लोर पर है, ये मान लो एक 8th फ्लोर पर है और ये 8th फ्लोर से हमारी लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है और ये मान लो 4th फ्लोर पर जस्ट पहुंचने ही वाला है। ये हमारा मान लो 4th फ्लोर है और ये लिफ्ट हमारी जस्ट पहुंचने ही वाली है। क्वेश्चन में बोला है कि टेकिंग ग्राउंड फ्लोर एज ए ओरिजिन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन इज अपवर्ड। तो अपवर्ड डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव लेना है, ठीक। और ये हमारा मान लेते हैं यहाँ पर हमारा ये ग्राउंड फ्लोर है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि जब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है मतलब कि डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट हमारी लेस देन 0 होगा। चूंकि वेलोसिटी भी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, अपवर्ड डायरेक्शन में हमें पॉजिटिव लेना है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हमारी 0 हो जाएगी। अब बात करते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होगा, क्योंकि हमें 2 चीज़ें तो लेस देन 0 मिल गया और 2 चीज़ें अगर लेस देन 0 मिल गया तो इस हिसाब से भी अगर हम चेक करें तो देखो इसमें भी ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0 दिया है, यानी केवल ऑप्शन ए दिया हुआ है जिसमें कि x की वैल्यू लेस देन 0 है। ठीक है, वेलोसिटी भी लेस देन 0 है, मतलब कि ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा। 2 से भी हम लोग आंसर टिक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक्सेलरेशन को समझना जरूरी है कि हाउ एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन 0 क्यों लिखा है। अब देखो भाई, मान लेते हैं कि वेलोसिटी यहाँ पर कुछ था, यहाँ पर कुछ था, सेम नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसे इक्वेट करते हैं, हम लोग इक्वेट करते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, अगर दोनों वैल्यू, यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू अगर नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ से भी बॉडी नीचे जा रही है, यहाँ भी नीचे जा रही है, तो जब सेम डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो और उसमें वेलोसिटी का चेंज आए तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं कि मान लो कि यहाँ की इनिशियल वैल्यू हमारा माइनस में ही है 2 और यहाँ की इनिशियल में वैल्यू यानी कि ये वैल्यू हमारी यहाँ पर आने के बाद -3 है। तो जब चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे तो हम क्या करेंगे कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे ना, तो बड़ा हमारा -2 है, छोटा हमारा -3 है। तो जब -2 में से -3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा टाइम चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। तो यहाँ से हमें रिजल्ट में क्या मिला, प्लस का मिला कि नहीं मिला। और ये वैल्यू अगर प्लस का है तो टाइम से जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, ग्रेटर देन 0, यानी कि एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो ऑप्शन ए इसलिए हमारा करेक्ट है। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरे सवाल में क्या दिया है कि इन 1 डायमेंशनल मोशन इंस्टेंटेनियस स्पीड v सेटिस्फाई 0 इज लेस देन, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसा कि दे रखा है कि जो वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी कहने का मतलब क्या कि dx बाई डी टी, ये dx बाई डी टी की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 है और दिस इज ऑल्सो लेस देन v नॉट, दिस वैल्यू इज ऑल्सो लेस देन v नॉट। यानी कि एक तरीके से ये मैक्सिमम वैल्यू कितना है, v नॉट, और मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है, 0 से भी छोटा हो सकता है क्योंकि इक्वल भी और लेस देन भी लगा है। हम सभी लोग मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट पढ़े हैं,
ठीक है, कि अगर कोई ग्राफ, जैसे ये कोई ग्राफ है, कोई भी फंक्शन है, तो यहाँ पर क्या है, ये मैक्सिमम है, यहाँ पर क्या है, मिनिमम है। मैक्सिमम पर भी स्लोप जीरो, मिनिमम पर भी स्लोप जीरो। ठीक है, अगर मान लो कि ये वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये कोई एफ एक्स फंक्शन के अकॉर्डिंग ग्राफ है, तो इस फंक्शन का जो स्लोप आया यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, वो मैक्सिमम वैल्यू पर भी स्लोप जीरो है, ठीक, और मिनिमम वैल्यू पर भी स्लोप हमारा जीरो है। तो यानी मैक्सिमम हो या मिनिमम, स्लोप क्या होना चाहिए, जीरो। ठीक है ना। सिमिलरली अब ध्यान से देखना कि अगर dx बाई डी की वैल्यू की बात करें, जो कि dx बाई डी की मैं बात करूं, और ये dx बाई डी एक्चुअल में क्या है, ये dx बाई डी बच्चों एक्चुअल में वेलोसिटी है, तो ये वैल्यू मैक्सिमम हो या मिनिमम, इसके लिए ये वैल्यू जीरो होनी चाहिए। ठीक, अब चूंकि मैक्सिमम वी मैक्स की वैल्यू इन्होंने दे रखा है कि वी मैक्स कितना है भाई, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इन्होंने दे मैक्सिमम वैल्यू वी नॉट है एज पर क्वेश्चन, एज पर जो हमारा सेटिस्फाई द कंडीशन दे रखा है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू वी नॉट है। तो यानी कि अगर यहाँ पर मैक्सिमम वी नॉट आ रहा है, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वेट करने पर, यानी यहाँ पर हम डी वाई बाई डी एक्स नहीं लेंगे, डी एक्स बाई डी टी लेंगे। अगर डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू टॉप मोस्ट पॉइंट पर अगर जीरो आ रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में भी ये वैल्यू उतनी ही होनी चाहिए विद नेगेटिव साइन। बात समझ में? यानी कि मैक्सिमम वैल्यू अगर वी नॉट है तो मिनिमम वैल्यू भी हमारा इतना ही होगा, बस फर्क है कि मैक्सिमम है तो पॉजिटिव मिलेंगे और मिनिमम के केस में नेगेटिव मिलेंगे। तो अगर हम अब आते हैं क्वेश्चन के ऑप्शन पे, जैसा कि दे रखा है डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी मस्ट ऑलवेज टेकन नॉन नेगेटिव वैल्यू, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव हो सकता है क्योंकि हमारा एक मिनिमम वैल्यू माइनस वी नॉट है। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें, जब नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, रिवर्स डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी इंटू टाइम, तो माइनस वी नॉट इंटू टाइम लेंगे तो नेगेटिव भी पॉसिबल है। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे अगर, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू प्लस में वी नॉट इंटू टी आ जाएगा। इसका मतलब कि ये ऑप्शन गलत है। ठीक, दूसरा कि द डिस्प्लेसमेंट एक्स इन टाइम टी सेटिस्फाई द कंडीशन दिस वन, बहुत बढ़िया, सही है, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके हिसाब से तो यही चीज है कि भाई साफ साफ दे दिया गया कि अगर हमारा वी मैक्स भी कितना है, वी नॉट, और वी मिन भी कितना है, माइनस वी नॉट ले लेंगे। तो अगर टी ड्यूरेशन की बात करें, इसके लिए भी हम टी टाइम की बात करें और इसके लिए भी टी टाइम की बात करें, तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमारा वी नॉट टी आ जाएगा और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट हमारा माइनस का वी नॉट टी आएगा, वी नॉट टी। तो एज पर कंडीशन, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई हमारी जो वेलोसिटी है वो लेस देन इक्वल टू जीरो है और मैक्सिमम हमारा वी नॉट है, मैक्सिमम कितना है, वी नॉट है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें बच्चों, तो हमारा जो वैल्यू आना चाहिए फिर डिस्प्लेसमेंट का, वो कहीं ना कहीं यहाँ से लेके यहाँ के बीच में होना चाहिए, यानी कि एक्स इज माइनस वी नॉट टी से लेके यहाँ तक होना चाहिए, वी नॉट टी के बीच तक का होना चाहिए। तो ये वाला जो ऑप्शन है यही हमारा करेक्ट है, यानी ये ऑप्शन हमारे पास कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में हमारे सामने क्या दिया है कि अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस एल विद स्पीड v1 एंड अदर हाफ विद स्पीड v2, देन इट्स एवरेज स्पीड इज। ठीक है ना, एवरेज स्पीड इक्वेट करना है। तो इसके लिए तो डायरेक्ट फार्मूला सब लोगों ने पढ़ा है ना, कि जब हाफ ऑफ डिस्टेंस v1 और v2 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो हम लोग क्या इक्वेट करते हैं बच्चों, हम लोग डायरेक्ट उसको इक्वेट कर लेते हैं 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 से। तो यहाँ पर भी हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन सी, 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। इसमें तो हमें ज़्यादा सोचना ही नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3.5, इसमें क्या दिया है, तो इसमें दिया है बच्चों कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाई x इज इक्वल टू t माइनस 2 का होल स्क्वायर, where x is in meter, t is in second, the distance covered by the particle in first 4 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे दिया और डिस्टेंस पूछ लिया, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये हो गया कि हमारे पास x की वैल्यू दिया है t माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर अगर ओपन करेंगे तो t स्क्वायर माइनस का 4t प्लस का 4 आ जाएगा। अब इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें dx बाई dt तो वेलोसिटी निकलेगा और ये कितना आ जाएगा 2t माइनस का 4, और इसको अगर फर्दर इसको डिफ्रेंशिएट किया तो वेलोसिटी मिला, और इसको अगर फर्दर हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, यानी कि dv बाई dt। तो जब dv बाई dt इक्वेट किया तो हमारा 2 आ गया, यानी कि इस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है, जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका एक्सेलरेशन है 2। अब फर्स्ट 4 सेकेंड की बात हो रही है, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि जब t की वैल्यू हमारा 0 हो, ठीक, तो उस सिचुएशन में वेलोसिटी कितना हुआ, तो यहाँ टाइम हम रख देंगे 0,
तो 2 इंटू जीरो यानी कि 0, -4 यानी कि वैल्यू आ गया माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड। अब 4 सेकेंड की बात करें तो जब टाइम की वैल्यू हमारा 4 सेकेंड है तब हमारी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, तो ये इनिशियल हो जाएगा और 4 सेकेंड वाली वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर 4 रखें तो 4 दूना 8, 8 माइनस 4 यानी कि प्लस में आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो उस 4 सेकेंड के दौरान ये वेलोसिटी इतना और ये इतना डिस्टेंस इक्वेट करना है, तो डायरेक्ट भी आप इक्वेट कर सकते हो या कई सारे फॉर्मूले भी हैं उससे भी आप इक्वेट कर सकते हो, या इससे भी आप ले लो कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू हमारा कितना है माइनस का 4, टी कितना है 4 यू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ए इंटू टी स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ए की वैल्यू हमारे पास कितना है क्वेश्चन में 2 आ गया है तो 2 रख दिया इंटू टी स्क्वायर। ठीक है ना, तो टी का वैल्यू हमारा कितना है भाई, ध्यान से देखना, हमको डिस्टेंस इक्वेट करना है ना, डिस्प्लेसमेंट नहीं करना है भाई। चलो, तो जब हमको डिस्टेंस इक्वेट करना है तो देखो 0 से 4 सेकेंड के बीच में हम कितना एरिया कवर कर चुके, यानी कि जब शुरुआत में वेलोसिटी की बात करें तो -4 पे था और 4 सेकेंड के बाद प्लस में 4 पर चला गया। तो अगर इसका हम बच्चों ग्राफ बना लें, क्या बना लें, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लें, ठीक है, ध्यान से देखना, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो शुरुआत में जब टाइम 0 था तो माइनस वेलोसिटी इधर था और फिर ये प्लस तक चला गया यहाँ तक। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए, पहले ये कहाँ पर था -4 मीटर पर सेकेंड पर था, अब कहाँ पर आ गया प्लस का 4 मीटर पर सेकेंड तक आ गया। कितने टाइम में आ गया, 4 सेकेंड में आ गया। टोटल टाइम ड्यूरेशन क्या है 4 है, यस और नो, आपने कहा हाँ सर बहुत बढ़िया। और एक्सेलरेशन कितना है हमारा 2 है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो हमें करना क्या है, हमें यानी इस पूरे ग्राफ का एरिया इक्वेट कर लेंगे। अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का अगर ये एरिया हम इक्वेट कर लेते हैं तो ये एरिया हमको क्या प्रोवाइड कर देगा, डिस्टेंस दे देगा कि नहीं दे देगा। आपने कहा यस सर डिस्टेंस तो हमको मिल जाएगा। तो अब बात आई कि फिर कैसे क्या किया जाए, इसका मतलब कि ये पॉइंट हमारा किसका होगा, ये हमारा 2 का होगा, क्योंकि सेम टू सेम है और कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है, तो ये हमारा 2 ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना, तो अब हम डिस्टेंस इक्वेट कर लेते हैं भाई, आ जाओ। ठीक, कि डिस्टेंस बराबर एरिया, ये एरिया और ये एरिया जोड़ देना है, तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा डी बराबर हाफ बेस इंटू हाइट। बेस हमारा कितना है 2, हाइट कितना है 4। ठीक, क्या इतना ही ये भी मिलेगा, आपने कहा बिल्कुल। ठीक, तो एक को पहले निकाल लिया तो इससे हमारा क्या निकल के आया 4, यानी इसका एरिया बेटा आया 4, यानी कि 4 मीटर का ये डिस्टेंस है तो 4 मीटर का ही ये भी डिस्टेंस होगा। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस हमारा आ जाएगा 8 मीटर, यानी सही जवाब क्या है, सही जवाब ऑप्शन बी है। तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ दिमाग लगाना भी बहुत जरूरी है, अदरवाइज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सोल्व नहीं होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3.6 की तरफ। लिखा है मेट्रो स्टेशन अ गर्ल वर्क्स अप अ स्टेशनरी एक्सेलरेटर इन टाइम t1। ठीक है, गर्ल्स वॉकअप का मतलब कि एक एक्सेलरेटर मान लो ऐसे रुका हुआ है और ये कोई सुंदर कन्या है और ये इस पर वॉक करते हुए चली गई। और कितने टाइम लिया इसने इधर जाने में, वॉकअप करने में भाई, तो वॉकअप करने में t1 टाइम लिया। मान लो इसकी डिस्टेंस कितनी है l, तो t1 टाइम में l डिस्टेंस इसने कवर किया, तो इसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी ना, तो होगी, वो भी देख लेंगे। फिर आगे लिखा है इफ शी रिमेन स्टेशनरी ऑन द एक्सेलरेटर देन द एक्सेलरेटर टेक्स हर अप इन टाइम t2। अच्छा, अब इसने ये कह दिया कि वो वॉकअप नहीं कर रही है, अब ये इस पर खड़ी है केवल, और एक्सेलरेटर इसको यहाँ से यहाँ तक ले आया, एल डिस्टेंस कवर करके यहाँ तक पहुँचा दिया, सीधे इसको चलाते हुए लेके आया, यहाँ तक पहुँचा दिया और t2 टाइम लिया। ठीक, तो यानी कि गर्ल की स्पीड कितनी हो गई, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस एल अपॉन टाइम t2। एक्सेलरेटर का स्पीड कितना हो गया, तो एक्सेलरेशन का हो गया एल अपॉन t2। अब ध्यान से चलना है कि टाइम टेकन बाई हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एक्सेलरेटर, कि अगर एक्सेलरेटर मूव कर रहा हो और वो वॉक भी कर रही हो, तो सुनो कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हों तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें, नेट वेलोसिटी की बात करें तो ऐड हो जाएगा, यानी कि नेट वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेटर का वेलोसिटी प्लस गर्ल्स का वेलोसिटी, है ना। क्यों, क्योंकि जैसे ये वैसा ही है कि जिस डायरेक्शन में रिवर हमारा फ्लोट कर रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में हम स्विम करेंगे तो रिवर क्या करेगा, हमारी स्पीड को सपोर्ट करेगा ना, तो ऐड हो जाता है। बात समझ में आई, तो अब ये हम ऐड कर देंगे। अब एक्चुअल टाइम हमें नहीं पता कि जब दोनों ट्रेवल कर रहे हैं तो उसकी स्पीड हमने मान ली रिजल्टेंट की v है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, एक्चुअल डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू, इसकी स्पीड कितना है l अपॉन टाइम यानी कि t2, इसकी कितना है l अपॉन t1। सोल्व कर लेंगे तो l कैंसिल हो गया। अब t की वैल्यू की बात करें तो यहाँ से t अगर इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हो
हमको तो लग रहा है ये आ जाएगा T1 T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। सोल्व करके रेसिप्रोकल करो, यही रिजल्ट आ जाएगा। अब ऐसा ऑप्शन कहाँ पर दिया है, तो ऐसा दिया ऑप्शन सी में, मतलब कि सी इज द राइट आंसर। तो दिमाग लगाना है यहाँ पे कि जिस डायरेक्शन में ऑलरेडी साफ साफ पूछा है कि टाइम टेकन बाई हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एक्सेलरेटर, ये वैसा ही स्विमिंग का केस है समझ लो, यानी कि वैसा समझ लो कि जिस डायरेक्शन में एयर बह रहे, हवा चल रही है, उसी डायरेक्शन में तुम साइकिल चला रहे हो, तो हवा तुमको सपोर्ट करेगी, अपोज नहीं करेगा। तो उस सिचुएशन में आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी, आपकी खुद की वेलोसिटी और विंड की वेलोसिटी ऐड होके निकलता है। तो जब दोनों, वो वॉक भी कर रही है, एक्सेलरेटर भी चल रहा है, ऐसे वॉक भी कर रही है, तो उस सिचुएशन में जो नेट वेलोसिटी होगा वो दोनों के सम के बराबर होगा। हमने जोड़ दिया, ये निकाल ली कि इतने टाइम में वो क्या करेगी, पहुंच जाएगी ऊपर। क्लियर है? अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ओके, अगला सवाल हमारे पास है 3.7 और इसमें दे रखा है कि द वेरिएशन ऑफ क्वांटिटी ए विद क्वांटिटी बी प्लॉटेड इन फिगर 3.2 डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन ए स्ट्रेट लाइन। ओके, ये स्ट्रेट लाइन मोशन को डिस्क्राइब कर रहा है। जाहिर सी बात है कि ये पोजीशन हो जाएगा और ये हमारा टाइम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। तो द क्वांटिटी बी में रिप्रेजेंट टाइम, बढ़िया है, सही ऑप्शन। क्वांटिटी ए इज वेलोसिटी इफ मोशन इज यूनिफॉर्म। ना, अगर बेटा अगर इसको वेलोसिटी कर देंगे तो ये लाइन एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा, मतलब कि ये गलत है। लिखा क्वांटिटी ए इज डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि देखो बेटा अब ये टाइप शुरू हो रहा है MCQ2। MCQ2 में मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट होते हैं, इसीलिए मैं एक एक करके सबको चेक कर रहा हूँ। जबकि जो पहला यानी शुरुआत 1 से लेकर 6 तक के जो क्वेश्चन थे उसमें सिंगल आंसर केवल करेक्ट था, लेकिन सेकेंड MCQ में 1 से ज़्यादा आंसर करेक्ट हो सकते हैं, तो इसलिए हम लोग सारे ऑप्शन चेक करेंगे। अब लिखा है कि क्वांटिटी ए इज डिस्प्लेसमेंट इफ मोशन इज यूनिफॉर्म। हाँ, ये सही है कि क्वांटिटी ए हमारा डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि सी हमारा सही है। फिर लिखा है क्वांटिटी ए इज वेलोसिटी इफ मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। क्वांटिटी ए इज वेलोसिटी इफ मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। हाँ सही है, ये भी सही है, क्योंकि अगर ए को हम वेलोसिटी बोल दें तब ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है एक्सेलरेटेड मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, बिल्कुल करेगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को। तो यानी कि ए सी डी तीनों ही ऑप्शन यहाँ बी को छोड़ के सही है। ठीक है ना, क्योंकि अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ले लेंगे तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन हो जाएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ले लेंगे तो ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी सी में दे रखा है, और बी को ऑलरेडी हम टाइम ले लेंगे पहले ही, जैसा कि जो पहले ऑप्शन में दे रखा है ना। तो ये क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल दिया है कि ग्राफ x वर्सेस t इज शोन इन द फिगर, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम बिलो। x वर्सेस t, द पार्टिकल वॉज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट t इज इक्वल टू 0। हाँ, तो t इज इक्वल टू 0 है, तो ये पॉइंट a है, यहाँ पर स्लोप हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल है, मतलब कि वेलोसिटी 0 होगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। लिखा है एट b द एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन a। अब b की अगर बात करें बेटा, b ये है, तो b पर तो हॉरिजॉन्टल है, जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो यहाँ तो कोई स्लोप है ही नहीं। जब स्लोप नहीं तो एक्सेलरेशन कहाँ से होगा, तो एक्सेलरेशन वाली बात गलत हो गई। अब लिखा है सी द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वैनिसेस। सी पॉइंट की अगर बात करें तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों वैनिश है। सी पॉइंट पे कर्व अगेन हमारा कुछ ऐसे है, देखो ऐसे है, तो यानी सी पॉइंट पर भी अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसे टेंजेंट बन जाएगा। भाई देखो सी पॉइंट हमारा कौन सा है, सी पॉइंट ये है, ठीक। और यहाँ पर ग्राफ देखोगे ना, तो ग्राफ कुछ ऐसे आके ऐसे होके ऐसे हुआ है, और ये लिखा है सी। तो इस पॉइंट पर ऑलरेडी अगर देखा जाए तो हमारा यही है एट द सी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वैनिसेस, क्योंकि वेलोसिटी हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्लोप ही नहीं है भाई, तो जब स्लोप जहाँ नहीं होगा वहाँ वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 0, ठीक। द एवरेज वेलोसिटी फॉर द मोशन बिटवीन ए एंड डी इज पॉजिटिव। ओके, एवरेज वेलोसिटी फॉर द मोशन बिटवीन ए एंड डी, ए हमारा ये है और डी हमारा ये है, ए और डी के बीच में एवरेज वेलोसिटी की अगर बात कर रहा है, कह रहा है पॉजिटिव होगा, तो क्या एवरेज वेलोसिटी हमारा ए एंड डी के बीच में पॉजिटिव होगा? ध्यान से चेक करो एक एक करके, एकदम बहुत कायदे से बच्चों, एकदम कायदे से चेक करना है कि क्या वो हमारा 0 हो जाएगा। भाई देखना तो जरूरी है ना, नहीं देखेंगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक। क्योंकि बड़ा अजीब सा सवाल दे रखा है कि ए ग्राफ के अकॉर्डिंग कि ए और डी के लिए उन्होंने बोल दिया 0। अब ए और डी के लिए हमें चेकआउट करना है कि क्या वाकई में 0 पॉसिबल है, ए और डी के बीच में हमारा 0 हो जाए। ए ये है, डी ये है,
भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और अलग अलग वेलोसिटीज अलग अलग है, तो एवरेज वेलोसिटी जीरो हमारा कैसे, एवरेज वेलोसिटी फॉर द मोशन बिटवीन ए एंड डी इज पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव की बात कर रहा, ठीक है, ए एंड डी के लिए। चलो नहीं नहीं नहीं, देखो एवरेज वेलोसिटी की बेटा बात हो रही है, तो देखो यहाँ से अगर इसको हम ज्वाइन कर देते हैं ऐसे लाइन सीधा ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, तो ए से डी के लिए हमको एक नेगेटिव स्लोप मिलेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। और ये स्लोप ही हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, एवरेज वेलोसिटी को। तो ए और डी के लिए एवरेज वेलोसिटी हमारा पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव होगा, मतलब कि ये गलत है। फिर लिखा द स्पीड एट डी एक्सीड दैट एट ई, यानी कि जो डी की स्पीड है वो हमारा ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू ई, हमें चेक करना है। तो डी पर अगर हम बात करें तो अपोजिट डायरेक्शन में है। अच्छा, स्पीड की बात कर रहा है तो डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है, आओ जरा, ठीक। डी की अगर बात कर रहा है तो डी पे हमारा जो टाइम ये एंगल है, इस एंगल को चेक करो, ठीक, ये और ई वाले पर एंगल का चेक करो, तो क्या ये एंगल में दोनों में बड़ा कौन है, डी का बड़ा है और ए वाला, हाँ सही है। तो डी पॉइंट का जो एंगल है बेटा, एंगल ही यहाँ पर मैटर करता है पोजीशन टाइम ग्राफ में स्पीड को। जैसे कि अगर हम बात करें कि ये हमारा एक्स है और ये टाइम है और ये कोई ऐसे दो ग्राफ है, अब ये ए बॉडी के लिए है और ये कोई बी के लिए, इसका एंगल कम है, इसका एंगल ज़्यादा है, तो जिसका एंगल ज़्यादा उसकी स्पीड ज़्यादा है, यानी कि ए की स्पीड ज़्यादा होगी, बी की स्पीड कम। सिमिलरली जब डी और ई पॉइंट पर हम स्लोप देखेंगे तो डी का स्लोप हमें ज़्यादा मिलेगा एज कंपेरिजन टू ई, तो ये ज़्यादा है, यानी कि ये भी हमारा सही है। तो ऑप्शन ए सी ई आर राइट एंड बी एंड डी आर रॉन्ग, ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3.9 कि फॉर द वन डायमेंशनल मोशन डिस्क्राइब एक्स इज इक्वल टू टी माइनस साइन टी, एक्स की वैल्यू टी माइनस साइन टी, बहुत बढ़िया। तो फॉर टी इज ग्रेटर देन जीरो, फॉर ऑल टी इज ग्रेटर देन जीरो, ओके। अब इनका कहना है कि अगर टी की वैल्यू जीरो से ज़्यादा रखें, तो बेटा हम सभी लोग जानते हैं कि साइन की वैल्यू जीरो से जब ज़्यादा रखते हुए जाते हैं तो पॉजिटिव में रिजल्ट निकलता है। तो यानी कि जैसे जैसे बढ़ते हुए जाएंगे ये रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव, तो कहीं ना कहीं कि जैसे ही टी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा एक्स टी मिलेगा वो भी ग्रेटर देन जीरो मिलेगा, यानी कि ऑप्शन ए कहीं ना कहीं करेक्ट है। दूसरा वेलोसिटी की बात कर दिया, आओ भाई, तो वेलोसिटी का मतलब हो गया कि हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा dx बाई डी टी, तो वेलोसिटी निकलेगा, तो dx बाई डी टी करेंगे तो ये आ गया 1 और साइन टी का हमारा हो गया cos टी, ठीक, ओके। वेलोसिटी ये आ गया। अब इन्होंने बोला कि जब टी की वैल्यू जीरो ले लें तो क्या वेलोसिटी भी हमारी जीरो ग्रेटर देन जीरो होगी, और चेक कर लेते हैं। अगर टी की वैल्यू जीरो से बड़ा ले लेते हैं, तो जीरो से बड़ा लेते जाएंगे तो कॉस में तो उल्टा होता है, ठीक है ना, कि शुरुआत में अगर जैसे जीरो टाइम की वैल्यू ही हम जीरो ले लें और जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी, वेलोसिटी हमारा जीरो बन जाएगा। जैसे जीरो से आगे बढ़ते हुए जाते हैं अगर हम कॉस में, तो वैल्यू हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर ये वैल्यू डिक्रीज हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो जब ये अपोजिट डायरेक्शन में अगर बढ़ेगा तो रिजल्ट हमारा ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल टी इज इक्वल, टी की कोई भी वैल्यू हम पॉजिटिव में लेंगे, तो क्या ये पॉसिबल है, ये तो नहीं लग रहा, ठीक, क्योंकि कॉस टी टाइम के रिस्पेक्ट में कॉस का ग्राफ हमारा कैसे बनता है, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कॉस के ग्राफ की बात करूं बेटा तो ये कुछ ऐसे बनता है, ठीक, प्लस माइनस दोनों में, जितना इधर प्लस में बढ़ेगा उतना माइनस में, तो मतलब उस हिसाब से वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ जाएगी ग्रेटर देन जीरो ना। हर सिचुएशन में बेटा ये इस ग्राफ के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मान लो हम इस पर्टिकुलर टाइम की बात करें जो कि ऑलरेडी प्लस में ही है, ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है ना, टाइम हमेशा बढ़ता है, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे कॉस के ग्राफ में हमारी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। हो सकता है कि ये जो वैल्यू हमारी कॉस की निकल के आए वो 1 से ज़्यादा हो। जब 1 से ज़्यादा होगा तो यानी कि मान लेते हैं कि 1 माइनस यहाँ 5 आ गया, तो -5 में ये करेंगे तो -4 आ जाएगा, और ये -4 ग्रेटर देन जीरो तो नहीं है ना, तो मतलब कि ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, ठीक, ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो एक्सेलरेशन का मतलब हो जाएगा अगेन वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट कर दे, यानी कि dv बाई डी टी एक्सेलरेशन मिल जाएगा, तो 1 तो जीरो हो गया, अब माइनस कॉस टी है तो यानी कि इसका आ जाएगा साइन टी। चलो अब ये चेक करते हैं। अब इन्होंने बोला कि टी का कोई भी वैल्यू लेंगे तो एक्सेलरेशन हमारा वही रहेगा, क्या ये पॉसिबल है, अब ये भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये वैल्यू हमारा पॉसिबल है, क्योंकि देखो यहाँ पर नंबर में केवल 1 आ गया था,
ना, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइन की भी बेटा बात करें तो साइन की अगर ग्राफ की बात करें तो प्लस माइनस दोनों में होता है, तो हमेशा तो ग्रेटर देन जीरो नहीं हो सकता। ये साइन का ग्राफ है और ये कॉस का ग्राफ है। ये किसका है? ये वाला हमारा साइन का ग्राफ है और ये हमारा कॉस का ग्राफ है। तो साइन का ग्राफ तो हमारा प्लस माइनस दोनों में मूव करता है, तो मतलब ए हमारा ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है और ये हमारा लेस देन जीरो भी हो सकता है। और इसमें लिखा है खाली ये, तो ये भी गलत जवाब है। अब लिखा है कि वेलोसिटी v लाइज बिटवीन 0 एंड 2। ओके, कि वेलोसिटी की वैल्यू जो है 0 और 2 के बीच में लाई करेगा। चलो ये भी चेक कर लेते हैं। तो कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि वेलोसिटी के इक्वेशन में हमारे पास क्या है, वेलोसिटी के इक्वेशन हमारा ये है कि v इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस टी। अब कॉस टी की बात करूँ तो कॉस टी का मिनिमम वैल्यू कितना है? -1। मैक्सिमम कितना है? +1। ये रख के चेक कर लेते हैं। देखो, तो हमारी मिनिमम वेलोसिटी कितनी, वेलोसिटी बराबर 1 माइनस -1, तो क्या निकल के आ जाएगा 2। v इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो कॉस टी की वैल्यू -1 और +1 इसी के बीच में वेरी करता है, और इससे करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी हमारा 0 से 2 के बीच में मिला। मतलब कि जाहिर सी बात है कि ये ऑप्शन हमारा सही है कि वेलोसिटी हमेशा लाई करेगा कहाँ से कहाँ तक, 0 एंड 2 के बीच में। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग यहाँ लगाना पड़ता है, तब जाके आप कहीं आंसर को चेकआउट कर सकते हो। किसी भी फंक्शन में, किसी भी इक्वेशन में साइन अगर या कॉस आ गया तो वो वैल्यू उसी वैल्यू के लिए मैक्सिमम और मिनिमम भी होगा। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.10 यानी कि 10। ये स्प्रिंग विद वन एंड अटैच्ड टू अ मास एंड अदर टू अ रिजिड सपोर्ट इज स्ट्रेच्ड एंड रिलीज्ड। ओके, स्ट्रेच्ड एंड रिलीज्ड। ओके, बहुत बढ़िया, स्ट्रेच करके रिलीज कर दिया। चलो, वो भी स्प्रिंग है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा स्प्रिंग है और ये हमारी एक बॉडी है, इसको स्ट्रेच कर दिया, मतलब कि बॉडी को यहाँ ला दी और छोड़ दी। छोड़ेंगे तो ये अपना ऑसिलेशन करना स्टार्ट कर देगा, ऑब्वियस सी बात है। ये क्या करेगा, ये स्प्रिंग ऊपर नीचे इस तरीके से ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। ये हमारा रिजिड सपोर्ट हो गया। ठीक, तो बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन में जस्ट रिलीज इज मैक्सिमम। देखो बेटा, ऑसिलेशन के केस में एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -ω²y। तो जहाँ पर y हमारा मैक्सिमम होगा वहाँ पर ये एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। और जब इसको ऑलरेडी डिस्प्लेस करके तब रिलीज किए हैं तो इस पॉइंट पर हमारा एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। मतलब कि सही है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन व्हेन जस्ट रिलीज इज मैक्सिमम। क्योंकि जस्ट रिलीज कब किया है? पहले स्ट्रेच करने के बाद। तो स्ट्रेच का मतलब कि ये मैक्सिमम है, जब y मैक्सिमम तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन व्हेन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन इज मैक्सिमम। गलत जवाब। मैक्सिमम कहाँ होता है एक्सेलरेशन? इन केस ऑफ ऑसिलेशन, एक्सट्रीम पोजीशन पर। ठीक, अब वेलोसिटी हमारा मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होता है। ठीक है, देखो, तो स्पीड इज मैक्सिमम व्हेन मास इज एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। बिल्कुल सही जवाब। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मैक्सिमम व्हेनेवर स्पीड इज मिनिमम। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारा जो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मैक्सिमम व्हेनेवर स्पीड इज मिनिमम। उन्होंने कहा कि जहाँ स्पीड मिनिमम हो वहाँ ऑलवेज मैक्सिमम होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। होता है लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि होगा, हर सिचुएशन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब हमें क्या मिले? ए और सी मिला। ठीक, इसके रिगार्डिंग अगर आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट समझना है तो जब हमारे एनडीए का वेव एंड ऑसिलेशन वाला चैप्टर देखेंगे तो वहाँ हमने पूरा आपको समझा रखा है। ठीक है, तो वहाँ पे भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 3.11। चलो 3.11 सवाल हम आप लोगों के लिए होमवर्क ड्रॉप कर देते हैं। अगर आपको 10 सवाल समझ में आ गए तो 11वां सवाल ये आपको होमवर्क रहेगा और इसे आप लोगों को सोल्व करना है हमारे लिए। और सोल्व करके इसका जवाब कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना है कि इसके सही जवाब क्या होंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के इस सेशन में इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले सीरीज के साथ, यानी कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज के किसी अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सब मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।